जब आज हम वामपंथी टर्माइट की बात करते हैं तो आज इस देश में जो चुनौती है, निश्चित रूप से जो भारत के सामने चुनौती है वो एम फैक्टर की है। वो है मैकॉले थॉट, माओ का थॉट और मार्क्स का थॉट। ऐसे कोई और एम भी जो आप सोच रहे होंगे, आपकी बुद्धि पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मगर ये सदा सर्वदा से संयोग रहा है कि जिस नाम राशि से बुराई उठती है उसी नाम राशि से समाधान भी उठता है। रावण के लिए रा से राम, तो कृष्ण के लिए कृष्ण से कंस, टा से कंस, कंस के लिए कृष्ण। और आज इस एम फैक्टर के लिए भी एम ही फैक्टर इसका जवाब देगा, दैट इज मोदी फैक्टर। और आप देखिए, आज हम वाम पक्ष पे चर्चा कर रहे हैं और मोदी जी ने क्या कमाल किया है कि लाल रंग से वामपंथियों को बहुत प्रेम है, लाल सलाम करते हैं। उन्होंने लाल रंग का मायने ही बदल दिया ऑपरेशन सिंदूर से। और लाल रंग का हमारे यहां भी महत्व है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य दिखा और लाल रंग का जो परिप्रेक्ष्य दिखा, उसे मैं इस रूप में कहना चाहूंगा, हमारे यहां कौन से देवता हैं जो संपूर्ण लाल हैं? हनुमान जी। तो उन्होंने क्या दिखाया? लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। अब मगर जो गंभीर बात आप समझिए कि ये जो टर्माइट की बात की गई, टर्माइट क्या होता है? दिखने में तो लगता है कि ये लकड़ी बहुत अच्छी है, अंदर से वो खोखली हो रही होती है। मगर इसकी शुरुआत कहां से होती है? ये छलावरण से होती है। वो छलावरण डेफिनेशन से ही शुरू हो जाता है। आप सबने वर्ड सुना होगा लेफ्ट लिबरल। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। यहां तक कि लोकतंत्र प्रक्रिया के द्वारा भी जो लोग सत्ता में आ जाते हैं, केरल, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, 3 राज्यों में कम्युनिस्टों को सत्ता का मौका मिला। राजनीतिक हत्याएं इन्हीं राज्यों में हुई, राजनीतिक मतभेद हुए, आतंकवाद में हत्याएं दूसरे राज्यों में हुई, पर राजनीतिक विरोध को नृशंस हत्याओं में बदलने का काम अगर हुआ तो इसी विचारधारा के अंदर में हुआ। और आप ये समझिए, जब आप कहते हैं लेफ्ट लिबरल, तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है। और सोचिए कैसा एक डेफिनेशन क्रिएट की जाती है। फिर कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक ये है। और दूसरा कौन आता है? लेफ्ट लिबरल, सेकुलरिस्ट और रैशनलिस्ट। यानी उसमें हार्डलाइनर कट्टरपंथी मुस्लिम आ जाते हैं। आप मजेदार बात बताइए, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक भारत में दोनों उठ के खड़े होते हैं। और मजेदार बात देखिए, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए कट्टरपंथी जहां पर सर तन से जुदा ना कर दिया गया हो, जो कहे भगवान को नहीं मानता हो। मगर मजे की बात यह है कि मस्जिदों को तोप से उड़ाने वाले और सर तन से जुदा करने की बात करने वाले लोग बाहर से बैठकर भारत में कहते हैं कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। इस षड्यंत्र और छलावरण को समझने की जरूरत है। और अभिजीत जी ने इस पुस्तक में बहुत गहराई से और तथ्यों के साथ इस विषय को प्रतिपादित किया है। और इसलिए मैं टर्माइट से आगे बढ़कर एक दूसरा विषय रखना चाहता हूं। मेरे विचार से यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है देश के लिए। ये जानते हैं किस तरह है? ये ड्रग्स की तरह है। टर्माइट में तो फिर भी आपको दिखेगा, जब आप उसको देखेंगे अंदर का विद्रूप चेहरा दिख जाएगा। जैसा बताया हितेश जी ने भी कि वो कैसा डिजीजा अंदर से दिखता है। पर यहां तो ऐसा लगता है कि हमारी 3 पीढ़ियों तक आते आते पीढ़ियों को ड्रग एडिक्ट कर दिया गया है। उन्हें मार्क्सिज्म, वोकिज्म अच्छा लगने लगता है। जैसे जो ड्रग एडिक्ट है उसको लगता है जो मैं ड्रग ले रहा हूं इसी में मेरा कल्याण है, और वो उसी की दुनिया में घूमता रहता है। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं, यदि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अमृत काल है,
और इस अमृत काल के 5 संकल्प उन्होंने कहे। नंबर 1, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत पर गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए हमें प्रयास करना है, कर्तव्य करना है, और वो कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। तो आप ये समझिए कि आज की डेट में ये लड़ाई, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक मायने में आजादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है। क्योंकि आजादी की लड़ाई के समय हम फिजिकली गुलाम थे। जैसे कोई व्यक्ति जेल में हो और उसे पता है कि मैं जेल में हूं और मुझे येन केन प्रकारेण इस कारागार से मुक्ति पानी है और बाहर आने के बाद मुझे इसके अंदर नहीं आना है। मगर आज ये लड़ाई उस विचारधारा से है जैसे कोई ड्रग एडिक्ट हो, वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता, बल्कि उसे वो ड्रग न मिले तो छटपटाने लगता है। तो इस वामपंथी विचारधारा ने भारत की पीढ़ियों को, भारत के इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट को एक ऐसी ड्रग दे दी है जिसमें उनको बुराई में अच्छाई नजर आने लगती। और इसका भी समाधान समझिए, हमारे यहां तो शास्त्रों में बताया गया है। रामायण में जब रावण आया था माता सीता का हरण करने, तो क्या अपने वास्तविक वेश में आया था? आसुरी वेश में नहीं आया था, उस साधु का छलावरण करके आया था। तो उसी प्रकार आज के इस लेफ्ट लिबरल ओपन माइंडेड ओपन सोसाइटी के छलावरण के बीच में जो छुपा हुआ यथार्थ है उसे समझने की जरूरत है, और इस पुस्तक ने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए। आजादी के बाद जिस ढंग का इतिहास हमें बताया गया, जो मैं बात पहले भी कह चुका हूं, उसको यहां रिपीट करता हूं कि आजादी किसने दिलवाई? एक ही पार्टी ने, एक ही परिवार ने दिलवाई, एक ही विचारधारा ने दिलवाई। जबकि मजे की बात यह है कि वो एक ऐसी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय स्तर, अध्यक्ष स्तर का एक भी नेता बताइए जो अंग्रेजों के जमाने में गोली से मारा गया हो। एक टॉप स्तर का नेता बताइए जिसे फांसी हुई हो। एक टॉप लेवल का नेता बताइए जिसे काला पानी हुआ हो। एक टॉप लेवल का नेता बताइए अदर देन लाला लाजपत राय जिसको लाठी चार्ज में भी गंभीर रूप से घायल हुआ। तो मजे की बात सोचिए, जो लाठी नहीं खाए, जो गोली नहीं खाए, जो काला पानी नहीं गए, जिन्होंने कभी फांसी नहीं चढ़े और जेलों में जलवाए जलाल से रहे, फोर्ट में रहे, अहमदनगर फोर्ट, जिनके पास जेल में भी रसोइया रहता था, जेल में किताब लिखने के लिए असिस्टेंट रहता था, उन्होंने आज, और जिनके अत्यंत मधुर संबंध थे वायसराय के साथ, उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने हमें आजादी दिलाई। ये तो वही बात हो गई कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। आप सोचिए, ये एक हमारे दिमाग में किस ढंग से चीजों को बैठाने का प्रयास किया जाता है, इसे समझने की जरूरत है। इस पुस्तक को देखिए, मैं ये बात कहूं कि मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है विस्तार से, तो फिर कहा जाएगा इसीलिए पॉलिटिक्स में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी मानी जाती है, नेताओं की विश्वसनीयता नहीं मानी जाती है। मगर मैं इतना जरूर कहता हूं, मैंने इस किताब को कई सरसरी नजर से पढ़ा और कई चीजों को मैंने देखा है, और उसमें मैंने देखा कि इसके अंदर कई गंभीर विषय बहुत तरीके से रखे गए। जैसे उदाहरण के लिए, इसमें 70 के दशक में इस देश में क्या स्थिति थी उसके बारे में केजीबी के एक पूर्व अधिकारी वसीली मेत्रोकिन ने मेत्रोकिन्स आर्काइव किताब लिखी, 2006 में लंदन में पब्लिश हुई। उसके 2 पार्ट हैं, मेत्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड, जिसमें पार्ट 2 में इंडिया के बारे में है, जिसका एक उल्लेख इस किताब में है। और वो कहता है कि इंदिरा जी के जमाने में केजीबी का जितने प्रकार का कंट्रोल था भारत में, वो दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा था। और इसमें एक उदाहरण है कि एक तत्कालीन सरकार के मंत्री महोदय ने कोई विशिष्ट जानकारी वामपंथियों के माध्यम से केजीबी को देने के लिए $50,000 की पेशकश की, तो उन्होंने कहा जी इससे पहले ये जानकारी आपके सारे अधिकारी दे चुके हैं और सरकार का डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री भी हमको ये जानकारी दे चुकी है। आप सोचिए कि किस प्रकार से सिस्टम के अंदर उन्होंने पकड़ बना ली थी